जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी क्या बोलती है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। कोलिजन थ्योरी इस बात को बोलती है कि रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है रिएक्शन में प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो वो ये है कि जो रिएक्टिंग स्पीशीज है वो आपस में कोलाइड करनी चाहिए, तभी रिएक्शन में प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए प्लस बी आपस में कोलाइड करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट सी। इस रिएक्शन में क्या है, ए और बी वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिएक्टेंट्स को और जो सी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्ट को। ए बी रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं सी प्रोडक्ट में। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी इस रिएक्शन में सी प्रोडक्ट तब बनेगा जब ए और बी आपस में कोलाइड करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे सी। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए रिएक्टेंट से वो ये है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है वो आपस में कोलाइड करने चाहिए। फॉर दिस रिएक्शन पर्टिकुलरली A and B are reactants which collide among themselves and produce the product C। अब ध्यान से सुनना, एक टर्म होती है केमिस्ट्री के अंदर, उसको बोला जाता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो वर्ड होता है उसको डिनोट किया जाता है Z से, और कोलिजन फ्रीक्वेंसी को डिफाइन किया जाता है कि अगर आपके पास एक कंटेनर है, से मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर का अगर मैं वॉल्यूम फिक्स कर दूं, ठीक है 1 लीटर, मैंने क्या बोला, इस कंटेनर का मैंने वॉल्यूम फिक्स कर दिया 1 लीटर और इसके अंदर मैंने ए बी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स डाले। 1 सेकंड में यूनिट वॉल्यूम के कंटेनर में ए बी के अंदर कितने नंबर ऑफ कोलिजन्स होते हैं, उन कोलिजन्स का नंबर उसको बोला जाता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी वापस से सुनो, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अगर मैं क्या करूं, एक कंटेनर ले लूं, उस कंटेनर के अंदर ए बी रिएक्टेंट्स मैंने डाले, तो उस कंटेनर का अगर मैंने वॉल्यूम फिक्स कर दिया 1 लीटर और 1 सेकंड में उस कंटेनर के अंदर ए बी के मॉलिक्यूल्स कितने नंबर ऑफ कोलिजन करते हैं, उन नंबर ऑफ कोलिजन्स को बोला जाता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी नॉर्मली बहुत ज्यादा हाई होती है। हाई का मतलब कि जो इसकी वैल्यू होती है, मतलब नंबर ऑफ कोलिजन्स, कंटेनर जिसके यूनिट वॉल्यूम है उस यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की कोलिजन्स है पर यूनिट टाइम पे, उसका नंबर बहुत ज्यादा हाई होता है। इसका मतलब अगर कोलिजन थ्योरी के मुताबिक रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करता है ए बी की कोलिजन के ऊपर। अगर कोलिजन का नंबर हाई है तो इसका मतलब जो रिएक्शन है वो बहुत 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 स्पीड से चलेगी। अगर आपने उस रिएक्शन को चलाना है तो उस रिएक्शन की मिनिमम रिक्वायरमेंट कोलिजन थ्योरी के मुताबिक कोलिजन, लेकिन मैंने बताया कोलिजन फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। इसका मतलब नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई होती है। इसका मतलब रिएक्शन बहुत आसानी से चलनी चाहिए और बहुत जल्दी कंप्लीट होनी चाहिए। बट इन रियलिटी, ठीक है, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता, ठीक है। इन रियलिटी में क्या होता है, कुछ रिएक्शन तो बहुत तेज चलती है लेकिन कुछ रिएक्शन बहुत स्लो चलती है। तो अगर कोलिजन इतने हो रहे इतनी जल्दी तो वो कोलिजन क्यों नहीं प्रोडक्ट दे रहे, और साथ में ऐसी क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, जो इस कोलिजन थ्योरी के मुताबिक, ठीक है, प्रॉब्लम आ रही है। उस प्रॉब्लम में इस कोलिजन थ्योरी के मुताबिक कि रिएक्शन मॉलिक्यूल में रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, लेकिन कोलिजन फ्रीक्वेंसी के मुताबिक, ठीक है, बहुत हाई नंबर होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी का फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है। इसका मतलब कोलिजन का नंबर बहुत ज्यादा हाई है तो रिएक्शन इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन इन रियलिटी रिएक्शन ये वाली बहुत लंबे समय तक चलती है, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है, ठीक है, तो इस बात को कोलिजन थ्योरी कैसे एक्सप्लेन कर रही है मैं वो बात बताता हूं। कोलिजन थ्योरी बोलती है कि रिएक्शन मॉलिक्यूल में रिएक्टिंग स्पीशीज प्रोडक्ट तब देंगे, ठीक है, अगर दो जो आपकी कंडीशंस है वो सेटिस्फाई होंगी। एक कंडीशन है प्रॉपर ओरिएंटेशन, जो मॉलिक्यूल कोलिजन कर रहे हैं ना उनके पास में प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए, पहली ये। दूसरी होनी चाहिए, ठीक है, उनके पास सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि उन कोलिजन
के जो प्रोडक्ट है वो इफेक्टिव कोलिजन बन जाए और साथ में प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सके। मतलब उनके पास ठीक है इफेक्टिव कोलिजन बनाने के लिए ठीक है उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना चाहिए। सेकंड आ गया एनर्जी बैरियर। ये जो दो फैक्टर्स है ना, ये जो दो कंडीशंस है, अगर ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई होंगी उस समय जो कोलिजन ए बी के बीच में हो रहा है, रिएक्टिंग स्पीशीज के बीच में हो रहा है, वो कोलिजन उस समय इफेक्टिव कोलिजन हो जाएंगे। इफेक्टिव कोलिजन का मतलब, जो इफेक्टिव कोलिजन वर्ड है उसका मतलब ये होता है कि अगर ए बी के बीच में कोलिजन हो तो उस कोलिजन के रिजल्ट से में प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो। तो अगर ऐसा कोलिजन होता है तो उस कोलिजन को बोला जाता है इफेक्टिव कोलिजन। ध्यान से सुनना एक बार वापस से। कोलिजन थ्योरी के मुताबिक ठीक है रिएक्शन में प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने के लिए रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को आपस में कोलाइड करना चाहिए। तो ए बी कोलाइड करते हैं तो प्रोडक्ट बनाते हैं सी। तो अकॉर्डिंग टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी, मतलब नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन ए एंड बी पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ठीक है उसका नंबर बहुत हाई होता है। इसका मतलब रिएक्शन जो होनी चाहिए थी कंप्लीट विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होनी चाहिए थी, लेकिन रिएक्शन में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो वो टाइम इसलिए लगता है, उस बात को कोलिजन थ्योरी इस तरीके से एक्सप्लेन करती है कि टाइम कितना लगेगा वो डिपेंड करता है जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। एक, उन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए, और दूसरी एनर्जी बैरियर, मतलब जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं ना उनकी एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि वो जब कोलाइड करें तो उनकी कोलिजन इफेक्टिव हो और जो इफेक्टिव कोलिजन का रिजल्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी क्या होगा, ए बी के बीच में कोलाइजन के रिजल्ट से सी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। अदरवाइज सारे कोलिजन इनइफेक्टिव हो जाएंगे और उन कोलिजन से प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट कोलिजन तो है, लेकिन उसी के साथ साथ उन मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि उन कोलिजन के रिजल्ट से प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो सके, और वो मॉलिक्यूल्स ठीक है ए बी के वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए। मैं जो दो वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, एनर्जी बैरियर और दूसरा प्रॉपर ओरिएंटेशन, मैं उस बात को यहां पे अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। देखो सबसे पहले आता है प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या होता है, जैसे एक रिएक्शन है मेरे पास C H H H, ये आ गया मिथाइल ब्रोमाइड। इस रिएक्शन को मैं OH नेगेटिव से ठीक है रिएक्ट करवाता हूं, इस रिएक्टेंट को मैं OH नेगेटिव से रिएक्ट करवाता हूं, ये है मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड को मैं OH नेगेटिव से रिएक्ट कराता हूं। ये एग्जांपल है SN2 रिएक्शन की, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे पढ़ोगे तब आपको ये बात पता चलेगी। ध्यान से सुनना, जो ब्रोमीन है ना वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अकॉर्डिंगली ठीक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन दोनों के बीच में जनरेट होगा। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ब्रोमीन है उसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव आएगा, और जो कार्बन है उसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आएगा। इस रिएक्शन में होता क्या है, जो OH नेगेटिव आयन है ना वो कार्बन को अटैक करता है, और कार्बन के अटैक से ठीक है ब्रोमाइड आयन बाहर निकलता है। अगर पहली पॉसिबिलिटी ये हो कि जो OH नेगेटिव है ना वो कार्बन को अटैक करे फ्रंट से, मतलब जहां पे ब्रोमाइड आयन है ना वहां से अटैक करे, उस समय क्या होगा, OH नेगेटिव के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है और ब्रोमीन के ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो ये नेगेटिव इस नेगेटिव से रिपेल करेगा, जिसके रिजल्ट से ये OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल कभी कार्बन को फ्रंट फेस से अटैक नहीं कर पाएगा। मतलब अगर मिथाइल ब्रोमाइड में रिएक्शन के अंदर OH नेगेटिव फ्रंट फेस से आ रहा है तो उस समय वो वहां से वापस रिपेल होकर पीछे चले जाएगा। मतलब वो यहां से इस तरफ अप्रोच नहीं करेगा, वो अप्रोच करेगा उस तरफ। क्यों, दोनों के चार्जेस सेम है, तो फ्रंट अटैक क्या हो गया, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। लेकिन जो बैक अटैक है जिसमें क्या है, जो OH नेगेटिव है वो पीछे से अटैक कर रहा है, ठीक है सी पियर बॉन्ड के बिल्कुल अगेंस्ट OH नेगेटिव अटैक कर रहा है, तो उस समय क्या है इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव और इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, तो ये इसकी तरफ आराम से अप्रोच किया जा सकता है, क्योंकि ये रिएक्शन जो प्रोसीड होती है वो कार्बन के अटैक से होती है। जब ये फ्रंट फेस से अटैक कर रहा था तो OH नेगेटिव ठीक है ब्रोमीन के साथ सिमिलर चार्जेस के कारण रिपेल कर रहा था उस न्यूक्लियोफाइल को। लेकिन इस केस में क्या है, जो सेकंड केस है जिसमें क्या हो रहा है, OH नेगेटिव बैकवर्ड से अटैक कर रहा है, तो उसमें कार्बन के पॉजिटिव चार्ज और OH नेगेटिव, OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज उस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो रहा है, और जिसके रिजल्ट से बैकवर्ड अटैक पॉसिबल हो पा रहा है। तो ये बैकवर्ड अटैक ना फिजिबल है। फिजिबल का मतलब कि वो इसमें इस चीज में अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इस तरीके से कोलाइड करते हैं बैकवर्ड अटैक से, ठीक है जिसमें अपोजिट चार्ज है
ठीक है अट्रैक्ट हो रहे हैं, उस केस में ठीक है जो रिएक्टिंग स्पीशीज है ना वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में है। ऑन द अदर हैंड जो जिसमें ब्रोमीन आयन ठीक है फ्रंट फेस से अटैक कर रहा है, OH नेगेटिव आयन फ्रंट फेस से अटैक कर रहा है, वो इस ब्रोमीन के नेगेटिव से रिपेल कर रहे हैं, तो जिसके रिजल्ट से ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन में है। मॉलिक्यूल तभी प्रोटेक्ट देगा अगर कोलिजन प्रॉपर ओरिएंटेशन हो गए। मतलब जो ये वाला केस है ना केस सेकंड ठीक है इसमें क्या है प्रॉपर ओरिएंटेशन, और जो ये वाला केस है केस फर्स्ट इसमें क्या है इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन और इसमें प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन का प्रोडक्ट ठीक है हमेशा राइट होता है और वो इफेक्टिव प्रोडक्ट होता है। इस केस में प्रोडक्ट बनेगा, इस केस में प्रोडक्ट नहीं बनेगा। एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन ये है कि जब ये जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स जब इस प्रॉपर ओरिएंटेशन से अटैक कर रहे हैं तो उन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के पास ना इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट दे सके। अब उस एनर्जी का कुछ अमाउंट होता है कि कितनी रिएक्टिव मॉलिक्यूल के पास मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए प्रोडक्ट देने के लिए, तो वो एनर्जी कितनी होनी चाहिए ठीक है ये बात कितनी होनी चाहिए इस बात को बोला जाता है थ्रेशहोल्ड एनर्जी। थ्रेशहोल्ड एनर्जी क्या होती है कि मतलब कोलिजन हमेशा इफेक्टिव नहीं होते, कोलिजन इफेक्टिव होने के लिए रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के पास ना कुछ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। तो पूछा जाता है कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, वो कितना अमाउंट है ना एनर्जी का उस अमाउंट को बोलते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी। तो ये ऑल अबाउट द कोलिजन थ्योरी। इस कोलिजन थ्योरी के अंदर मैंने क्या क्या बातें बताई, कोलिजन थ्योरी कहती क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो मैंने इफेक्टिव कोलिजन बताया ठीक है, मैंने प्रॉपर ओरिएंटेशन बताई और साथ ही साथ मैंने एनर्जी बैरियर बताया। तो ये सारी बातें एक्सप्लेन करती है कोलिजन थ्योरी को। कोलिजन थ्योरी का मैं शॉर्ट ओवरव्यू देता हूं एक बार लास्ट में समराइज करके। कोलिजन थ्योरी कहती है कि जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है वो क्या करना चाहिए, रिएक्शन में क्या करने चाहिए, ए बी कोलाइड करके सी प्रोडक्ट देते हैं, तब देंगे वो सी प्रोडक्ट जब ए बी के बीच में कोलिजन होगा। कोलिजन इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है सी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। फिर मैंने कोलिजन फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट सीखा। उस कोलिजन फ्रीक्वेंसी के कंसेप्ट में मैंने ये बात सीखी कि मैंने ये बोला कि जो Z है ना कोलिजन फ्रीक्वेंसी उसकी वैल्यू बहुत हायर है, मतलब नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब Z की वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। तो इसका मतलब रिएक्शन कंप्लीट शॉर्ट पीरियड में होनी चाहिए थी, लेकिन इन एक्चुअल रिएक्शन को टाइम लगता है कंप्लीट होने में ठीक है, इवन तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी हाई है। तो उसका रीजन कोलिजन थ्योरी ने ये दिया कि वो मॉलिक्यूल्स प्रॉपर ओरिएंटेशन में नहीं होंगे या मॉलिक्यूल ने एनर्जी बैरियर को क्रॉस ही नहीं किया होगा। अगर मॉलिक्यूल्स प्रॉपर ओरिएंटेशन में है और एनर्जी बैरियर को क्रॉस किया तभी वो इफेक्टिव कोलिजन देते हैं। इफेक्टिव कोलिजन का मतलब कि वो कोलिजन के रिजल्ट से प्रोटेक्ट देते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द कोलिजन।